एमपीपीएससी मेंस में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो आपके सामने है और निश्चित रूप में बहुत ही कठिन टॉपिकों में से एक है सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण हमारे चैप्टर में जो यूनिट है, असल मायने में जब हम उसका डिवीजन करके देखते हैं तो पाते हैं कि सजीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत जंतु जगत वर्गीकरण और पादप जगत वर्गीकरण आता है। जंतु जगत वर्गीकरण और पादप जगत वर्गीकरण को पढ़ने के लिए हमको पूरा एक लेक्चर चाहिए है। तो दोस्तों, आज हम जिस पर्टिकुलर सजीवों के वर्गीकरण में जिस वर्गीकरण की बात करेंगे वो होगा जंतु जगत का वर्गीकरण। मतलब इस दुनिया में इतने सारे जो जंतु हैं, इतने सारे जो जीव हैं, असल मायने में उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जंतु जगत के वर्गीकरण की जब हम शुरुआत करते हैं तो आपके सामने ये माइथोलॉजिकल या रहस्यमय एक चित्र दिख रहा होगा जो सनातनी परंपरा को या हिंदुत्व को बता रहा होगा। भगवान विष्णु के बारे में निश्चित रूप में आप सभी ने सुना होगा। भगवान विष्णु के मत्स्य रूप को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान विष्णु के सूकर रूप को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और भगवान विष्णु के नरसिंह रूप को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये सभी के सभी रूप दरअसल में हमको जीवों के वर्गीकरण की ओर ही इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु जो हैं समुद्र मंथन के समय कच्छप के रूप में भी थे। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि सजीवों के वर्गीकरण की जो जो श्रेणियां, जो जो खासियतें होती हैं, हम उनको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि मत्स्य, कछुए, सूकर और सिंह जो हैं ये सजीवों के क्लासिफिकेशन के किस वर्ग में आते हैं। तो निश्चित रूप में आपका ध्यान वहां इस ओर जरूर लेकर जाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्टिकुलर इस टॉपिक की, हम जो हमारा है जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतुओं के जगत का यदि हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो आप लोग पाते हैं कि जंतुओं के जगत के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास कैरोलस लीनियस ने किया था। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के खिताब से नवाजा जाता है। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने ही दिया था द्विजगत वर्गीकरण और द्विजगत वर्गीकरण में उन्होंने इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं को सीधे सीधे उठाकर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। द फर्स्ट वन इज पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। परंतु एक जीव था जिसका नाम है युगलीना। युगलीना जो है उसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं, ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहते हैं। उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर सजीवों के जैसे थे, मतलब पादपों के जैसे थे। सूर्य के प्रकाश में खुद अपना भोजन बना लेता था, परंतु रात के समय वो स्वयं अपना भोजन ना बनाकर दूसरों पर डिपेंड होता था। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा किए गए सजीवों के सबसे पहले वर्गीकरण, द्विजगत वर्गीकरण में युगलीना की स्थिति हम क्लियर नहीं कर पाए थे। इसी वजह से युगलीना के चलते द्विजगत वर्गीकरण जो है वो असफल साबित हुआ था। ये आपने बायोलॉजी के स्टार्टिंग में कभी न कभी पढ़ा होगा। द्विजगत वर्गीकरण के बाद निश्चित रूप में पांच जगत वर्गीकरण के बारे में आपने जरूर सुना होगा जो विटलेकर महोदय ने दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने पूरे के पूरे जो सजीव हैं उनको पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया था या पांच जगतों में डिवाइड किया था, जिनमें है मोनेरा, जिनमें जंतु जगत, जिन पादप जगत है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसी के अंतर्गत दरअसल में कवक भी आते थे। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम जंतु जगत के वर्गीकरण को देखते हैं तो जंतु जगत का वर्गीकरण में हम पाते हैं कि जीवों को रीढ़ की हड्डी के आधार पर जंतु जगत का वर्गीकरण दो कैटेगरीज में किया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु। सवाल पैदा ये होता है कि किन्हें कहते हैं कशेरुकी जंतु, किन्हें कहते हैं अकशेरुकी जंतु। तो असल मायने में हमको हमारा चैप्टर जो है जंतु जगत का वर्गीकरण यहीं से शुरू करना है और आपको भी एकदम क्लियर रहें चीजें, इसलिए दरअसल में हम यहीं से अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए कि जंतु जगत के वर्गीकरण में हमको दरअसल में इस पूरे के पूरे चार्ट में जो चीजें लिखी हैं उनके बारे में पढ़ना है। इनवर्टिब्रेट्स जो हैं इनको कहते हैं अकशेरुकी।
और वर्टिब्रेट्स जो हैं इन्हें कहते हैं कशेरुकी। मतलब इनवर्टिब्रेट्स वे सजीव होते हैं, वे जंतु होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाई जाती, या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक रक्षात्मक आवरण होता है जिसको हिंदी में कहते हैं कशेरुक दंड, वो एब्सेंट होता है। जबकि यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, कशेरुकी प्राणी किसे कहते हैं, तो ऐसे जंतु जिनमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो आप सिंपल तरीके से यदि समझेंगे तो आप पाएंगे कि यहां स्पाइनल कॉर्ड होगी, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाली चीज कशेरुक दंड मतलब वर्टिब्रल कॉलम होगा, और यहां पर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी तो निश्चित रूप में उसके प्रोटेक्शन करने वाली चीज वर्टिब्रल कॉलम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसी पर्टिकुलर डायग्राम से हम बहुत सारी चीजें निकालेंगे। अब पहले मैं आपको एक छोटा सा जो बेसिक है वो मैं समझा दूं। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि कशेरुकी का मतलब क्या होता है, अकशेरुकी का मतलब क्या होता है। इस चित्र से आप इसे एकदम क्लियर कर लीजिए कि जैसे आपको ये एक बॉडी दिख रही होगी, निश्चित रूप में ये एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में आपको मस्तिष्क दिख रहा होगा, तो ये हो गया मस्तिष्क, ये मस्तिष्क। और ह्यूमन बॉडी में जो ये चीज आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो वे जीव जिनमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्पाइनल कॉर्ड को जो रेड कलर में प्रोटेक्शन दे रहा है इसे वास्तविकता में कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। हिंदी में कहते हैं बेटा जी इसको कशेरुक दंड। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जीव जंतु जगत को दो कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है कशेरुकी और अकशेरुकी, इसका मतलब क्या होता है, तो कशेरुकी प्राणी उन्हें कहते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम मतलब कशेरुक दंड और साथ ही साथ में स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती। अब वे जंतु जिनमें ना स्पाइनल कॉर्ड होगी और ना वर्टिब्रल कॉलम होगा वो तो अकशेरुकी कहलाएंगे। तो फाइनल में ये चीज जो है ये आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, जितने भी जीव हैं, जितने भी इस दुनिया में प्राणी जगत या जितने भी इस दुनिया में जंतु जगत के लोग हैं, माफी चाहता हूं सजीव हैं, वो या तो एक कोशिकी हैं या तो बहुत बहुकोशिकी हैं। मतलब इस दुनिया में जितने भी जंतु हैं वो या तो एक कोशिकीय होंगे या तो बहुकोशिकीय होंगे। तो कोशिका के आधार पर जंतु जगत का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो वे जंतु जिनका शरीर एक सिंगल सेल से मिलकर बना है, और ये सिंगल सेल वाले जीव जंतु जगत वर्गीकरण में प्रोटोजोआ फाइलम में रखे गए हैं। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि जंतु जगत का सबसे पहला वर्ग जो है प्रोटोजोआ वर्ग है, जिसमें सभी एक कोशिकीय जीवों को जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, डोनावानी, इन सभी को रखा गया है। मतलब जो मेन वर्ड है वो है कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं या जितने भी एक कोशिकीय प्राणी होते हैं सभी को हमने जंतु जगत के सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ वर्ग में रखा है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं बेटा जी बताइए जरा, इस दुनिया में जितने भी मल्टी सेलुलर जीव हैं तो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे हम इंसान और पेड़ पौधे, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, उनको रखा गया है बहुकोशिकीय जीवों की कैटेगरी में। और जंतु जगत में सबसे पहला फाइलम हमको देखने को मिलता है बहुकोशिकीय वर्ग में पोरीफेरा। पोरीफेरा से बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत हो जाती है और फिर लास्ट में कॉर्डेटा तक, और कॉर्डेटा में स्तनधारी तक आपको बहुकोशिकीय जीव हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए आपका परिचय कराता हूं उस चार्ट से, जिस चार्ट को पढ़कर या जिस चार्ट को समझकर आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स वे सजीव होते हैं जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन नहीं होती है। शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है प्रोटोजोआ फाइलम से। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोटोजोआ फाइलम क्या है भैया जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, प्रोटोजोआ फाइलम में सारे के सारे एक कोषीय जीव आते हैं।
जितने भी एक कोषीय जीव हैं, सभी के सभी को इस फाइलम में रखा गया है, मतलब प्रोटोजोआ वर्ग में रखा गया है। उसके बाद जो दूसरा फाइलम है, नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा दरअसल में बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत पोरीफेरा फाइलम से या पोरीफेरा संघ से हो जाती है, लेकिन ऊतकों का डिवीजन उतना सुविकसित नहीं होता है। याद रखिएगा ये बात कि बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत पोरीफेरा से तो हो जाएगी, लेकिन ऊतक बेहतर तरीके से डेवलप नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं, अच्छे से देख लीजिए, सीलेंट्रेटा, इनको निडेरिया कहते हैं। और सीलेंट्रेटा और निडेरिया वर्ग के अंतर्गत जो जीव आते हैं, उनमें से इन्हीं संघ के जीवों के द्वारा कोरल रीफ डिजाइन किए गए हैं, जो समुद्री जैव विविधता के सबसे बड़े दरअसल में आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो कोरल रीफ, जैसे आपने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की, सीलेंट्रेटा फाइलम के प्राणियों के द्वारा बनाई गई है। इसके बाद अगला हम चलते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस और नेमेटेहेलमिन्थिस। ये दरअसल में कृमि होते हैं, जो फ्लैट वर्म होते हैं, राउंड वर्म होते हैं। इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो आप चाहें तो इनको क्विट भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो अगला आ रहा है, एनिलिडा फाइलम, इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। एनिलिडा फाइलम में ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है। निश्चित रूप में इनके अंतर्गत आप कीचुए मतलब अर्थवर्म, लीचेस वगैरह या जोंक वगैरह के एग्जाम्पल को बिल्कुल दे सकते हैं। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, न केवल इंपॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा को। मतलब ये तीनों के तीनों जो हैं एमआई के कैटेगरी में, मतलब क्वेश्चन बनने का ज्यादातर चांस वो यहीं से है। तो इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम में, मतलब जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें यदि हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स की, तो नॉन कॉर्डेट्स की जो स्टार्टिंग है वो कहां से हो जाती है, प्रोटोजुआ से, और एंड कहां पर हो रहे हैं, हेमीकॉर्डेटा पर। याद रखिएगा ये चीज। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। तो जब अपन आगे की स्लाइड में चलते हैं, तो ये आगे की स्लाइड में हमको जो पढ़ना है वो आपको साफ साफ यहां दिख रहा होगा। साफ साफ कैसे दिख रहा होगा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जंतु जगत को बेसिकली 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। मतलब इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, सबको उठा के हमने 11 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, 11 संघों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहला जो संघ है, याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं प्रोटोजुआ फाइलम। पहला जो संघ है, इसे हम प्रोटोजुआ फाइलम कहते हैं। आप चाहता हूं, ये वर्डिंग दरअसल में मिस्टेक हो गई, ये 1 होगा, तो ये तो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहला है प्रोटोजुआ फाइलम। तो प्रोटोजुआ फाइलम जो है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसी के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं। और फिर इसके बाद आता है दूसरा फाइलम, जिसको हम कहते हैं पॉरीफेरा। क्या रहेगी ये बात, ये पॉरीफेरा। तीसरा जो आता है, इसे हम कहते हैं सीलेंट्रेटा। चौथा प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस। मतलब ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा जी, जंतु जगत में सबसे ज्यादा संख्या या जंतु जगत में सबसे बड़ा नंबर किन के पास है, या जंतु जगत के ज्यादातर प्राणी जो हैं वो ऑर्थोपोडा फाइलम के पास में हैं। तो क्या है ऑर्थोपोडा फाइलम, क्या होता है, इनको हम आगे डिटेल से करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम मेन चीजें पढ़ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले संघ प्रोटोजुआ से। तो सबसे पहले जो प्रोटोजुआ है संघ, याद रखिएगा, यदि हम जंतुओं के विकास की बात करें तो जंतुओं के विकास में प्रोटोजुआ सबसे पहला संघ है। इसमें हमने उन जीवों को रखा है जो एक कोशिका से बने हैं। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, कुछ सैलॉगन भी होते हैं। मतलब जितने भी प्रोटोजुआ संघ में जीव आते हैं, वो सभी के सभी प्रारंभिक यूकैरियोट्स जीव हम उन्हें मान सकते हैं, क्योंकि केंद्रक है और सभी सैलॉगन्स मौजूद हैं लगभग लगभग। अब इसके बाद सबसे पहले
प्रोटोजोआ संघ का अध्ययन किया था ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन वर्ड प्रोटोजोआ सबसे पहले दिया था गोल्डकस ऑक्स ऑगस्ट ने। ये याद रखिएगा आप। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जितने भी प्रोटोजोआ फाइलम में आने वाले जीव हैं वो सभी सूक्ष्म होते हैं, मतलब साधारण आंखों से नहीं दिखेंगे। लेकिन सबसे कमाल की बात ये होगी कि एक ही कोशिका से मिलकर बने होंगे। तो इस तरह से ये प्रोटोजोआ फाइलम में आने वाले जीवों की हो जाती हैं विशेषताएं। अब प्रोटोजोआ फाइलम में ज्यादातर जो जीव होते हैं वो दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो कई जगह प्रोटिस्टा के लिए हम प्रोटोजोआ वर्ड भी यूज कर देते हैं कि दूसरों पर आश्रित है, इसलिए हमने परजीवी बोल दिया। तो प्रोटिस्टा या परजीवी जो हैं, आप अच्छे से देख लीजिए इनके एग्जाम्पल कौन कौन है। तो निश्चित रूप में प्रोटिस्टा फाइलम के अंतर्गत आता है अमीबा, जिसको अमर जीव कहते हैं, इमोर्टल जीव कहते हैं, कभी नहीं मरता है जो। पैरामीशियम स्लीपर्स सेल एनिमल बोलते हैं। इसके बाद यूग्लिना, जिसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को फेल कराया था। ग्रीन प्रोटोजोआ भी हम उसे कहते हैं, और प्लांट और एनिमल के बीच की दरअसल में क्या है, कड़ी भी है। और इसके बाद क्या आप मुझे कुछ एक दो और प्रोटिस्टा के नाम बता सकते हैं? चलिए, अगर बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आगे की स्लाइडें इसी चीज का तो लगातार क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। अब आप ले लीजिए अपने सवालों के जवाब। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, मलेरिया। मलेरिया बीमारी जो है ये इसी प्रोटिस्टा के कारण, जो एक कोशिकीय होता है, के कारण होती है। मतलब प्लाज्मोडियम परजीवी जो है एक कोशिकीय जीव जो प्रोटिस्टा फाइलम में आता है, मलेरिया रोग का कारण होता है। कभी आपने सुना होगा ट्रेपैनोसोमा गैम्बियंस। जी हाँ, ट्रेपैनोसोमा गैम्बियंस परजीवी स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी या अफ्रीकन निद्रा रोग को दरअसल में लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी एक कोशिकीय जीव ही है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिस्मैनिया डोनावानी नामक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जो है, ये कालाजार समस्या के लिए उत्तरदायी होता है। तो कभी भी आपसे मेंस में क्वेश्चन यदि पूछे कि प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न समस्याएं, तो आपने मलेरिया, आपने सोने की बीमारी और निश्चित रूप में कालाजार का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि ये तीन ही सबसे महत्वपूर्ण। अब इसके बाद आगे की ओर यदि हम चलते हैं, तो आप खुद देख लीजिए जो चीज मैंने आपको समझाई कि परजीवियों के द्वारा या प्रोटिस्टा के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मलेरिया, सोने की बीमारी और कालाजार। अब एक सबसे काम की बात जो मुझे आपको बतानी है और मुझे आपको सिखानी है, अच्छे से देखिएगा। मलेरिया, मलेरिया को लेकर बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछूं कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कब, तो आप में से ज्यादातर लोग जवाब देंगे साल 1953। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 53 में शुरू हुआ और 58 में मलेरिया उन्मूलन में बदल दिया। मतलब निश्चित रूप में मलेरिया के मामलों में लगातार कमी आई। तो कभी भी आप नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रम, मतलब कंट्रोल और एरेडिकेशन प्रोग्राम जब भी आप पढ़ते हैं, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए डिसीज के बारे में। तभी आप उस डिसीज के प्रोग्रामों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट संचालित कर रही है, आप बता पाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। मलेरिया जो है इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्लड में ये साहब मौजूद होते हैं जो प्रोटिस्टा फाइलम के अंतर्गत एक कोशिकीय कैटेगरी में आते हैं, मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट। सो प्लाज्मोडियम पैरासाइट यदि होगा आपके बॉडी के अंदर, तो आपको समस्या होगी मलेरिया। अगर मलेरिया के पेशेंट हो आप और यदि आपको काटे मादा एनोफिलीज मच्छर, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के जरिए मलेरिया रोग का होगा संचरण, मलेरिया रोग का होगा फैलाव। निश्चित रूप में मलेरिया रोग में वाहक की भूमिका कौन निभाएगा, यही मच्छर, जिसको हम कहते हैं मादा एनोफिलीज। अब इसके बाद जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट और अगली सबसे कमाल की चीज है, उसको आप जरूर याद रखिएगा। एक ही स्लाइड में मैंने दोनों चीजें साफ साफ कर दी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इधर मैंने बताया है आपको कि स्लीपिंग सिकनेस डिसीज का जो कारण है वो एक परजीवी है जिसका नाम है ट्रेपैनोसोमा गैम्बियंस। इसका इमेज ये है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि कालाजार बीमारी की समस्या के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटिस्टा है उसका नाम क्या है, तो लिस्मेनिया डोनावानी।
अब चलते हैं अपन आगे और देखते हैं दरअसल में दूसरे फाइलम में, और दूसरा फाइलम संघ पॉरीफेरा कहलाता है। और पॉरीफेरा संघ फाइलम के जो जीव होते हैं उनको हम स्पंज भी कह देते हैं। तो अब ये क्या बलाएं हैं स्पंज, और निश्चित रूप में क्यों पॉरीफेरा फाइलम को हम स्पेशल तवज्जो दे रहे हैं। तो सबसे पहले शब्द पॉरीफेरा या वर्ड पॉरीफेरा का मतलब होता है ऐसे जीव, ये आप जीव देख रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं है, ये दरअसल में सजीव हैं, जंतु हैं। परंतु इन जंतुओं के ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर होता है, छिद्र पाए जाते हैं, और छिद्र युक्त संरचना के कारण ही दरअसल में इनको पॉरीफेरा फाइलम में शामिल किया गया है। तो जो भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, चाहे आप यूप्लेक्टेला देख रहे हो, चाहे स्पॉन्जिया देख रहे हो, ये जंतु हैं, और इन जंतुओं के ऊपर छिद्र युक्त संरचना पाई जाती है, और छिद्र युक्त संरचना के कारण ही दरअसल में हम इनको क्या कहते हैं, फाइलम पॉरीफेरा में रखते हैं। अब थोड़ा-सा इनके बारे में 2-3 चीज़ें आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आता है मेंस में 3 मार्कर, तो आपसे या तो प्रोटिस्टा लिखवाएँगे, या तो पॉरीफेरा, या तो फिर आर्थ्रोपोडा, या तो मोलस्का, या तो एकाइनोडर्मेटा। तो ये चीज़ों के बारे में आप थोड़ा तैयार हो जाइए। तो मैं एक-एक करके सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। सुनिए, पॉरीफेरा का मतलब होता है ऐसे जीव जिनका शरीर छिद्र 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 संरचना से बना हो। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये दरअसल में आपको कोई प्लांट नहीं, ये दरअसल में जंतु है। इन जंतुओं के पूरे शरीर में आपको ये देखिए छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये छिद्र है, इसलिए इनको पॉरीफेरा फाइलम में रखा गया है। पॉरीफेरा वर्ड सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था, क्योंकि रॉबर्ट ग्रांट ने ही सबसे पहले सच्चाई का पता लगाया था कि कुछ जीव समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, समुद्र का जो आधार होता है उसी से चिपके होते हैं, इसलिए मूव नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे छिद्र संरचना से मिलकर उनकी बॉडी बनी होती है, जिनमें ऊतकों का अभी संपूर्ण विकास नहीं हुआ है, लेकिन एक से ज्यादा कोशिकाएं उनमें उपस्थित हैं। इसलिए पहले बहुकोशिकीय जीव जिनमें ऊतक संगठन उतना बेहतर नहीं है, पॉरीफेरा कहलाते हैं। रॉबर्ट ग्रांट ने हमको ये इंफॉर्मेशन दी थी। परंतु रॉबर्ट ग्रांट ने इनके लिए आगे चल के एक वर्ड और यूज किया था, स्पंज, याद रखिएगा। और स्पंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके शरीर में बहुत से छिद्र पाए जाते हैं, जिनको ऑस्ट्रिया भी कहते हैं या ऑस्टिया भी कहते हैं। तो पॉरीफेरा का मतलब होता है छिद्र युक्त जीव, और वो छिद्र जो है वो कहलाता है ऑस्ट्रिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यदि कभी आती है लिखने के लिए मेंस में, तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। कैसी इंफॉर्मेशन? इस संघ के अंतर्गत, मतलब पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत बहुत से बहुकोशिकीय जीव आते हैं, और बहुकोशिकीय जीव जो भी आएंगे उनके शरीर में ऑस्टिया मतलब छिद्र युक्त संरचना जरूर होगी। और ये छिद्र युक्त संरचना इसलिए होती है ताकि भोजन को, ऑक्सीजन को और जल इनके शरीर के अंदर जाए और वेस्टेज मटेरियल बाहर आए। मतलब इन पोर, इन छिद्रों के माध्यम से भोजन इनटेक होता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल आउटसाइड द बॉडी आता है। अनियमित आकार के होते हैं, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, देखिए अनियमित आकार के हैं, रेगुलर शेप के हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आधार से ये सटे होते हैं, जिस वजह से ये गति नहीं कर पाते हैं। तो ये है दरअसल में फाइलम पॉरीफेरा की सबसे मेन खासियत। तो अब अगर कोई पूछे कि पॉरीफेरा फाइलम की सबसे महत्वपूर्ण चीज बताइए, तो ध्यान से सुनिएगा। इस चित्र में सबसे पहले यही चीज मैं क्लियर कराना चाहता हूं कि इस चित्र में आपको देखिए ये सेल दिख रही होंगी, ये सेल दिख रही होंगी, ये सेल दिख रही होंगी, मतलब ये सभी सेल दिख रही हैं। लेकिन ये सभी सेल प्रॉपर मैनर में अरेंज नहीं है, ये सभी सेल सुविकसित संरचना में अरेंज नहीं है। इसलिए मैंने पहला वर्ड बनाया कि एक से ज्यादा सेल हैं, इसलिए बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ये ग्रुप तो हो गया जिनमें अभी टिश्यू प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं। दूसरी चीज, स्पंजों में यदि कोई पोर्शन कट जाता है तो वो कटे हुए पोर्शन से फिर से एक नया का नया पूरा का पूरा जीव बन जाता है। जैसा आपने स्टार मीन में देखा होगा या स्टार फिश में देखा होगा, सितारा मछली में देखा होगा कि बॉडी का कोई पार्ट यदि कट जाता है तो उसी कटे हुए भाग से फिर से एक नया जीव जो है बन जाता है। सेम टू सेम क्षमता जो एकाइनोडर्मेट्स के स्टार मीन में पाई जाती है, यही क्षमता सबसे पहले जिन जीवों में देखने को मिलती है वही है पॉरीफेरा फाइलम के जीव। तो
स्पंजों में पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन क्षमता का मतलब होता है रीजनरेशन कैपेसिटी, अपने अंग को पुनः निर्माण करने की क्षमता। स्पेशल टाइप की सेल के कारण होती है, द नेम इज आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट सेल किन जीवों की विशेषता है? पॉरीफेरा फाइलम की। ये चीज आपसे पीटी में पूछी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अधिकांश सदस्य पॉरीफेरा फाइलम के जो पहले बहुकोषी हैं, याद रखिएगा, वो जनरली मैराइन वाटर में रहते हैं और काफी गहराई में वो आधार के साथ में चिपके होंगे। लेकिन कुछ जीव हैं या कुछ जातियां हैं जो स्वच्छ जल में भी पाई जाती है। मतलब मैराइन वाटर के साथ साथ स्वच्छ जल में भी पोरीफेरा फाइलम के जीवों की कुछ जातियां पाई जाती हैं। अच्छा, इसके जस्ट बाद जो आप सामने देख रहे हैं ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे हैं? जो आप ये देख रहे हैं ये दरअसल में कहलाते हैं यूप्लेक्टेला। और यूप्लेक्टेला जो है, ये नाम यूप्लेक्टेला, ये दरअसल में वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस फूलों की डोगरी कहलाती है। मतलब यूप्लेक्टेला दरअसल में पॉरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आने वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जापान में जब शादी होती है तो जैसे हमारे इंडिया में ये बुके सिस्टम देने का रिवाज है पति और पत्नियों को या नव दंपत्ति जो होती है उसको, लेकिन यदि जापान में कभी शादी होती है तो वहां पर इस तरह के गुलदस्ते की भेंट ना करके यूप्लेक्टेला की भेंट की जाती है नवविवाहित दंपत्ति को। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इससे दोनों के बीच का रिलेशन और बॉन्डिंग जो है वो काफी ट्रस्टफुली और इथिकली जनरेट होती है। मतलब विश्वास का ये दूसरा नाम होता है दरअसल में अभिवादन के स्वरूप इनको देने का मकसद। इसके बाद यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिया, इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, असल मायने में ये भी जंतु है और ये भी जंतु है, याद रखिएगा। परंतु इनको हम पॉरीफेरा फाइलम में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जंतु हैं, लेकिन आप इनके शरीर में भी होल देख रहे हैं, इनके शरीर में भी होल देख रहे हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये पादप है। पादप नहीं, जंतु हैं बेटा जी। पूरी होल बॉडी में क्या पाए जाते हैं? ऑस्ट्रिया। अब चलते हैं हम अगली कैटेगरी की तरफ, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जो प्रवाल भित्तियां आपने सुनी है, कोरल रीफ आपने सुनी है, सीलेंट्रेटा या निडेरिया फाइलम के जीवों के द्वारा ही बनाई गई है। तो चलिए जरा जल्दी से अब अपन सीलेंट्रेटा फाइलम के बारे में भी देख लेते हैं और इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सीलेंट्रेटा फाइलम में जो एनिमल आते हैं उनको निडेरिया फाइलम के अंतर्गत हम मानते हैं, या सीलेंट्रेटा का उपनाम निडेरिया है। अब बात आती है कि सीलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत जीव जो आते हैं उनको सीलेंट्रेटा फाइलम में रखने का मेन मकसद क्या है? सीलेंट्रॉन कैविटी। जितने भी जीव निडेरिया फाइलम या सीलेंट्रेटा फाइलम में आते हैं उन सभी के शरीर के अंदर ये खाली गुहा या खाली कैविटी, जिसको हम कहते हैं सीलेंट्रॉन, पाई जाती है। और सीलेंट्रॉन कैविटी या खाली गुहा जिन भी जीवों के अंदर मिलेगी वो सीलेंट्रेटा फाइलम के जीव कहलाएंगे। प्रवाल जंतु मतलब कोरल रीफ का फॉर्मेशन यही करते हैं, मूंगे की चट्टान का निर्माण भी यही करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीलेंट्रेटा फाइलम के ज्यादातर जंतु समुद्र में रहना पसंद करते हैं, परंतु एक ऐसा जंतु है जिसका नाम है हाइड्रा, याद रखिएगा, ये ताजे जल में रहना पसंद करता है। तो ये चीज भी दरअसल में पीटी में पूछी जाती है कि सीलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत ज्यादातर जीव मैराइन वाटर में होते हैं, लेकिन उस जीव का नाम तो बताइए जो फ्रेश वाटर में दरअसल में अपना सर्वाइवल करता है और सीलेंट्रेटा फाइलम में आता है। तो जी हाँ, उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, उसका नाम है बेटा जी हाइड्रा। अब हाइड्रा जो है, इसके अलावा और कौन कौन से जीव हैं जो दरअसल में आते हैं सीलेंट्रेटा फाइलम में? तो फाइसेलिया, इसको पुर्तगाली सैनिक की टोपी कहते हैं। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये दरअसल में कोई प्लांट नहीं, ये दरअसल में एक जंतु है जिसका नाम फाइसेलिया है। पुर्तगाली सैनिक की टोपी की जैसा दरअसल में ये दिखता है। फिर इसके बाद मूंगा, सी एनीमोन, और देन हाइड्रा के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेलीफिश, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे, ये जेलीफिश है। जेलीफिश जिसको हम ऑरेलिया कहते हैं, असल मायने में ये रियल फिश नहीं है, क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फिश हम उन्हें कहते हैं जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, और
फिशेस जो हैं ये कॉर्डेटा फाइलम में आती हैं। अभी हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, तो नॉन कॉर्डेट्स में निश्चित रूप में स्पाइनल कॉर्ड तो होगा नहीं। तो दैट इज व्हाई द रीजन जिस वजह से हम जेलीफिश या ऑरेलिया जो है इसको हम ट्रू फिश नहीं कंसीडर करते, सत्य मछली नहीं मानते हैं। मतलब जेलीफिश या ऑरेलिया जो है वो एक फॉल्स फिश है। अब इसके बाद एक सबसे कमाल की बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोरल रीफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोरल रीफ मतलब मूंगे की चट्टान असल मायने में जो बनाते हैं वो दरअसल में सीलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बात ये है कि जितने भी कोरल रीफ बनाने वाले जीव होते हैं ये सभी अपने बॉडी से बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का जो सिक्रीशन होता है उसको सिक्रीट करते हैं, और इसी के ऊपर बहुत से मोलस्कास, इसी के ऊपर बहुत सारे एल्गीज आपस में ज्वाइंट होकर फिर निश्चित रूप में एक कोरल रीफ की बहुत बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, जो जलीय जीव स्पेशली जो मैराइन में पाए जाते हैं उनके लिए लाइफ और फूड का सबसे बेहतरीन माध्यम बनती है। तो आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरल रीफ जो है वो कौन डिजाइन करता है, तो सीलेंट्रेटा फाइलम के ज्यादातर चीफ डिजाइन करते हैं। तो इस तरह से इस सेगमेंट का जंतु जगत वर्गीकरण का पार्ट पहला यहाँ होता है कंप्लीट। पार्ट सेकंड के लिए अब हम करेंगे थोड़ा सा इंतजार। थैंक यू वेरी मच।